नमस्कार। न्यूज एरिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा। पहले महाराष्ट्र के विपक्षी एकता के लिए फायदेमंद पवार का फैसला। अजीत को भी मिला गया सीधा संदेश। सियासत में मराठा सरदार के नाम से मशहूर शरद पवार अपनी पीढ़ी के सबसे माहिर राजनीतिक खिलाड़ियों में से एक हैं। कहा जाता है पवार कब, कहां और किस वक्त अपना दांव खेलेंगे, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। और हुआ ही यूं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। शरद पवार ने एक सियासी गोगली फेंकते हुए महाराष्ट्र से दिल्ली तक की राजनीतिक में सनसनी मचा दी। मुंबई में मंगलवार को अपनी आत्मकथा विमोचन के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से हटने का ऐलान कर दिया, पर इसके साथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहे। राजनीतिक जानकार उनकी इस घोषणा को पार्टी के अंदर चल रही वर्चस्व की लड़ाई में उनके इक्के के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा ऐसे वक्त की है जब इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में पवार ने गुगली फेंककर अजीत को भी यह संदेश दे दिया है कि पार्टी पूरी तरह उनके साथ है। हालांकि एनसीपी के कई बड़े नेता मानते हैं कि वह पवार को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मना लेंगे। एनसीपी प्रमुख की राजनीति धूर्त भाजपा विरोधी रही है। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन 2004 में भाजपा को रोकने के लिए सोनिया गांधी को भी समर्थन दे दिया था। साल 2019 में भाजपा के विरोध में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने तीनों मिलकर एक महाविकास अघाड़ी का भी गठन किया था। ऐसे में पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर अड़े रहते हैं तो इसका असर केंद्रीय राजनीति, खासकर विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी पड़ेगा। पार्टी की जिम्मेवारी से मुक्त होकर वह विपक्षी एकता को ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। पवार के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अगर अजीत पवार पार्टी तोड़ते तो इससे पार्टी उनकी पकड़ पर सवाल उठते। विपक्षी खेमे में भी उनका दबदबा कमजोर होता। लिहाजा उन्होंने पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर दी। अगर शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पद के लिए कई प्रबल दावेदार हैं। अजीत पवार ने मंगलवार को यह कहते हुए अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी कि उन्होंने शरद पवार के सामने ही कहा कि एनसीपी के नेता बार बार उनसे फैसला बदलने की आग्रह न करें। शरद पवार ने हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने सुप्रिया सुले को भी कुछ बोलने की सलाह देते हुए कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं, इसलिए उन्हें यह सलाह दे रहे हैं। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शरद पवार पद पर बने रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल समेत कई नाम पर विचार किया जा सकता है। इधर अजीत पवार विधायक दल के नेता हैं। भाजपा से उनकी नज़दीकी भी कई बार जाहिर हुई है। यह पार्टी अध्यक्ष पद के उनकी दावेदारी कमजोर करती है। सुप्रिया सुले लोकसभा सांसद है, शरद पवार की बेटी हैं। विपक्षी नेताओं सहित पार्टी की तमाम अहम बैठकों में वह मौजूद रहती हैं। पार्टी नेताओं की सहानुभूति भी उन्हें मिल रह सकती है। तीसरा, जयंत पाटिल जो पवार के भरोसेमंद माने जाते हैं, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं और उनकी भी पहचान जमीनी स्तर के नेता के तौर पर है। ऐसे में चयन करना भी इतना आसान नहीं होगा। करीब 2 सप्ताह पहले लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में 2 बड़े सियासी धमाके होंगे। इसमें से एक दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। शरद पवार के अचानक पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान को सुले की भविष्यवाणी के से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब सभी को दिल्ली में कथित सियासी धमाके का इंतजार है। दूसरी चर्चा, गोवा के मुख्यमंत्री सीएम सावंत ने बिहार और यूपी को लेकर गलत बयानबाजी दी। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों
पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की टिप्पणी पर जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही उत्तर भारतीयों की विरोधी रही है और यह जगजाहिर है कि भाजपा शासित राज्यों में बिहारी मजदूरों को हीन भावना से देखा जाता है और उनका हर तरीके से शोषण भी किया जाता है। वहीं जनता दल के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री के बयान को आधार बनाकर कुछ राजनीतिक दल कुंठा अभिव्यक्ति करने में लगे हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गौरतलब है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में बढ़ रहे अपराधों को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में लगभग 90% अपराध बिहार और उत्तर प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। वहीं इस पर जनता दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जहां एक तरफ भाजपा देश को एक देश और एक कानून की बात करती है, वहीं उसी पार्टी से गोवा के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को अपराधी कहते हैं। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के विभाग से संबंधित नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े का भी अवलोकन करना चाहिए। गुजरात में सबसे ज़्यादा फर्जी मुकदमे में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही प्रताड़ित होते हैं। कहा कि आप लोग कैसा फर्जी हिंदू हैं, वहाँ बहुसंख्यक हिंदू ही होंगे जो लोग गोवा गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हिंदू हैं और हिंदू को ही अपराधी कह रहे हैं। उत्तर भारतीय लोगों को देश के विभिन्न राज्यों में भाषाई रूप से अपमानित करना और उनके राजनीतिक अपमान करना यह नए भाजपा का नया संस्कार है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि बिहार में सभी स्तरों की शिक्षा पूरी तरह से चौपट है और रसातल के गर्त में चली गई है। बिहार में औद्योगिकरण की गुंजाइश जो एनडीए सरकार के दौरान बन रही थी, वह पूरी तरह खत्म हो गई है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार पलायन की भयंकर मार से झेल रहा है, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। बिहार और बिहारियों को देश भर में कामगार मजदूरों के तौर पर जीवन यापन करना पड़ रहा है और उनके भेजे पैसे से ही उनका घर का परिवार चलता है। इक्का दुक्का अगर आपराधिक घटनाओं में कोई संलिप्त हो, यह संभव है, लेकिन सामूहिक छवि नहीं बनाया जा सकता। बिहार एक बार फिर देश और दुनिया के परसेप्शन के स्तर पर छवि निर्माण को लेकर चुनौती से जूझ रहा है। बिहार सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण और जातिवादी छवि बन रही है। यही नहीं, बिहार सरकार जिस तरह से खनन माफिया, शराब माफिया और संगठित अपराधी गिरोह को संरक्षण दे रही है, उससे भी सरकार की भद पिट रही और बदनाम बिहार हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।